हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा बार पूछे जाने वाला और बच्चों के लिए बड़ा डिफिकल्ट रहता है ये टॉपिक, अष्टफलकी संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, या फिर इसे ऐसे भी लिखा जाता है क्रिस्टल क्षेत्र में अष्टफलकी संकुलों का विघटन, या फिर अष्टफलकी उपसा संयोजन समूहों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक अष्टफलकी संकुल, क्योंकि अष्टफलकी संकुलों की बात हो रही है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, तो एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं ML6, जिसमें M जो है वो होता है केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम, क्योंकि मेटल सेंट्रल पे होता है, और इसके 6 कोने पर कौन उपस्थित रहते हैं? L मतलब लिगेंड उपस्थित रहते हैं 6 कोने पर। तो ये जो 6 लिगेंड है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई अक्ष पर लिगेंड है, और ऐसे ही जेड अक्ष पर लिगेंड। सबसे पहले देखिए, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन पड़ रही है ये है एक्स एक्सिस, इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन जो है ये है जेड अक्ष, और ये ग्रीन कलर की लाइन जो है ये है वाई अक्ष। ये तीनों अक्ष एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। तो देखिए, ये एक 3D डायग्राम है, इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच 90 डिग्री का एंगल है जो स्क्वायर शेप में लगभग दिखाई दे रहा है, और ऊपर जो है वो जेड अक्ष है, ये भी 90 डिग्री एंगल पर है। तो एक्स वाई और जेड एक्सिस आपको दिखाई दे रहे हैं, किसी भी दो एक्सिस को ले लो, या 90 डिग्री एंगल पर है। तो इसमें हमने रोटेट करते हुए दिखाया है एक्स वाई जेड एक्सिस को। किसी को भी आप घुमा लीजिए, हर एक एक्सिस जो है एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे है। देखिए, ऊपर से भी देखिए, अब हमने जेड एक्सिस को हॉरिजेंटल कर दिया, अभी भी देखिए। तो इनको जो मेटल है, मेटल को, धातु को, इसको प्लस चार्ज माना जाता है, ठीक है, पॉइंट चार्ज। ऐसे लिगेंड जो है उसको निगेटिव माना जाता है। तो इस तरीके से भी दिखाया जाता है, और 3D शेप भी देख लीजिए। तो धातु के 5 डी कक्षक होते हैं, DXY, DYZ, DZX। DX² Y² और DZ²। और धातु के इन पांचों डी और डी कक्षक को मैंने एक साथ लिखा है, एक सीध में लिखा है। तो इसका मतलब है इन 5 के 5 कक्षकों की ऊर्जा अभी इक्वल है। ऑल ऑर्बिटल्स आर इक्वल, मतलब ये इक्वल इन एनर्जी। तो जितने भी ऑर्बिटल हैं सब एक सीध में, इनकी ऊर्जा इक्वल है। जब सभी कक्षकों की ऊर्जा इक्वल होती है तो उस केस में इन्हें कहा जाता है अभ्रष्ट या अभ्रंश कक्षक, इंग्लिश में बोलते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल। तो अभी ये धातु के क्या है, डी ऑर्बिटल जो है डिजेनरेट है या अभ्रंश कक्षक कहलाएंगे इसे अभी। अब होगा क्या, लिगेंड के पास लोन पेयर होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन धनी होता है, अमीर होता है, और धातु क्या है, गरीब, लेकिन कुछ ना कुछ इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। तो जब ये लिगेंड धातु के पास आता है इसको इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए, तो लिगेंड के ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और धातु के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉनों में समान आवेश होने के कारण उनके बीच प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण होगा, झगड़ा होगा, सेम आवेश होने के कारण प्रतिकर्षण होगा। तो जो धातु के कक्षक हैं, ये जो 5 डी कक्षक हैं, ये क्या होते हैं, 2 सेटों में टूट जाते हैं। देखिए, इसमें लिखा है लिगेंड धातु के 5 रिक्त कक्षकों में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दान करता है, ठीक है। तो 5 के 5 रिक्त तो नहीं होते, जितने भी रिक्त होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन दान करता है। जब लिगेंड के कक्षक धातु के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन दान करता है, जब धातु के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन दान करता है, तो जो धातु के इलेक्ट्रॉन है और जो लिगेंड के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण हुआ, और प्रतिकर्षण होने से ये जो डी के 5 ऑर्बिटल अभी तक जिन्हें अभ्रंश कह रहे थे क्योंकि इनकी ऊर्जा बराबर थी, लेकिन अब क्या होगा, अब ये लिगेंड जब बहुत नजदीक आ जाएगा तो ये धातु के जो कक्षक है, ठीक है, ये क्या होता है, इस लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच जो ये प्रतिकर्षण हो रहा है, इसके कारण 2 सेटों में टूट जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, ये 2 सेट में ही क्यों टूटा है? उसका रीजन है कि जो धातु के डी ऑर्बिटल है 5, उसमें से 3 हैं DXY, DYZ, DZX, ये तो अक्षों के बीच पाए जाते हैं, और जो 2 ऑर्बिटल हैं DX² Y² और DZ², ये अक्षों के ऊपर। इसलिए क्या होता है, जब लिगेंड क्या होता है धातु के नजदीक आता है तो इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण हुआ, तो प्रतिकर्षण होने से ये वाला सेट
अक्षों के बीच और अक्षों के ठीक ऊपर ये वाला सेट, ये दोनों क्या होंगे, दो भागों में टूट जाते हैं क्योंकि दोनों में ऊर्जाओं में अंतर होगा। क्या होगा वो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो डी कक्षक है वो दो समूह में विभाजित हो जाता है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर व डी जेड स्क्वायर कक्षकों को ईजी समूह कहते हैं। धातु के ईजी कक्षक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर व डी जेड स्क्वायर अक्षों के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। तो धातु के 5 में से ये 2 डी ऑर्बिटल कहाँ पाए जाते हैं, अक्षों के ठीक ऊपर, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और ये जेड एक्सिस में। तथा लिगेंड कहाँ रहते हैं, हमें लिगेंड पहले ही बताया था, लिगेंड भी कहाँ रहते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस पे रहते हैं। तो जैसे ये वाले डी के 2 ऑर्बिटल कहाँ रहते हैं, अक्षों के ठीक ऊपर, वैसे लिगेंड भी क्या कहाँ पर रहते हैं, अक्षों के ठीक ऊपर। तो धातु के ईजी कक्षक, ये वाले कक्षक, और लिगेंड के जो कक्षक हैं वो दोनों कहाँ पर पाए जाते हैं, अक्षों के ठीक ऊपर। तो ये कैसे आ जाएंगे एक दूसरे के आमने सामने, दोनों एक ही रास्ते में हैं। तो इससे क्या होगा, इनके बीच क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होने से क्या हो जाएगा, धातु के ये वाले जो कक्षक हैं इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसको एक फनी वे में आपको ट्रिक से बता रही हूँ। देखिए क्या है, एक छोटा सा रास्ता है, पतला सा रास्ता है। अब क्या है, ये रोहन है, ये रोहन है, ये इस रास्ते में इधर को चला है, और ये सोहन है, ये भी इस रास्ते में इधर को चला है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये रास्ता इतना छोटा है कि एक टाइम में एक ही जा सकता है, या तो इधर जा सकता है एक इधर। अब दोनों विपरीत दिशाओं में आ रहे हैं, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है। तो अब दोनों लड़ाकू हैं, तो ये दोनों पास आएंगे। तो ये कहेगा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, पहले मैं जाऊंगा, और ये बोलेगा पहले मैं जाऊंगा। तो क्या होगा, इनके बीच झगड़ा होगा, झगड़ा होगा। तो देखिए, तो क्या हो गया, दोनों आमने सामने थे, दोनों एक ही रास्ते से आए, तो इनके बीच क्या हुआ, झगड़ा। झगड़े को प्रतिकर्षण कहेंगे। अब झगड़ा होगा तो क्या हो जाते, गर्मी हो जाती, गर्मी मतलब ऊर्जा में वृद्धि। तो ये क्या थे, ये ऑर्बिटल कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, जिन्हें क्या कह रहे हैं, ईजी। ये ईजी कक्षक, और जो लिगेंड के कक्षक हैं वो कैसे थे, आमने सामने थे, आमने सामने थे। तो इनके बीच क्या हुआ, प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण होने से इनकी ऊर्जा में वृद्धि हो गई। वैसे सोचो, दोनों आमने सामने से आ रहे थे, इनके बीच झगड़ा हुआ, और झगड़ा हुआ तो इनकी ऊर्जा बढ़ गई। तो समझ में आ गया, आमने सामने होंगे धातु के कक्षक ईजी और लिगेंड के कक्षक आमने सामने होंगे तो इनके बीच प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा तो ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, इसीलिए ईजी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो देखिए, ये ड्रॉ किया है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये ईजी समूह है। इसको मैं यहाँ समझा रही हूँ। देखिए, ये हमारी लिगेंड है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या है, ये लिगेंड के ऑर्बिटल ग्रीन कलर से दिखाए हैं, यहाँ नहीं दिखाया है मैंने लिगेंड की, इसकी जरूरत नहीं पड़ रही। लिगेंड के ऑर्बिटल दिखाए, यहाँ भी होंगे लिगेंड के ऑर्बिटल, ठीक है। ये अक्षों में है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड अक्ष में उपस्थित है। अभी बताया था कि लिगेंड के ऑर्बिटल अष्टफलकीय में कहाँ होते हैं, अक्षों में। अब धातु के कौन से ऑर्बिटल, ये वाले ईजी, कौन से, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस में बना देना, धातु के कक्षक ये बना दिया, एक एक्स एक्सिस में, और दूसरा कहाँ बनाना है, वाई अक्ष में। तो ये है वाई अक्ष, तो ये बना दीजिए। तो इस समय देखिए, ये धातु का कक्षक और ये लिगेंड का कक्षक आमने सामने, धातु का कक्षक लिगेंड का कक्षक, धातु का कक्षक लिगेंड का कक्षक, धातु का और लिगेंड का कक्षक आमने सामने, आमने सामने है तो झगड़ा होगा, झगड़ा होगा तो प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण से ऊर्जा बढ़ेगी, इसलिए धातु के इन कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है, ईजी कक्षकों की। तो मैंने यहाँ शो किया है। तो देखिए क्या है, धातु एम, धातु के कक्षक कौन से वाले, ईजी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर को ईजी कहते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित होते हैं, अक्षों के ठीक ऊपर, अक्षों पर स्थित, या एग्जिस्ट ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस, ठीक है। तो अक्षों के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। और ऐसे लिगेंड एल जो है, लिगेंड के कक्षक, ये भी कहाँ पर होते हैं, अक्षों पे स्थित होते हैं, अक्षों के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। तो क्या होगा, धातु एम व लिगेंड एन एल के कक्षक आमने सामने हैं, आमने सामने होने से धातु एम और लिगेंड एल के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। धातु एम के कौन से कक्षकों में प्रतिकर्षण होगा, ईजी में, यहां मैंने मेंशन नहीं किया, याद रखिएगा। धातु के ईजी तथा लिगेंड एल के बीच प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होने से धातु के ईजी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, इसीलिए डी एक्स स्क्वायर डी वाई जेड स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, दो ऑर्बिटल जो है इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ी, रीजन समझाती हूँ। सबसे पहले है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, आपको दिखाई दे रहा है, एक डम्बल है और बीच में एक रिंग बनी हुई है येलो कलर की। तो ये शेप होता है डी जेड स्क्वायर का, और इसमें जो ऑर्बिटल है वो जेड एक्सिस पे है, और एक सर्किल जो बना है वो सबको टच कर रहा है एक्स वाई जेड एक्सिस पे, ठीक है। तो ये होते हैं अक्षों के ठीक ऊपर, डी जेड स्क्वायर ठीक अक्ष के ऊपर बैठा हुआ है ये ऑर्बिटल, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये लास्ट ऑर्बिटल है। इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है एक डंबल ब्लू कलर का एक्स अक्ष में स्थित है और दूसरा येलो कलर का डंबल वाई अक्ष पे स्थित है। तो ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वो ऑर्बिटल हैं जो अक्षों के ठीक ऊपर स्थित होते हैं, मतलब अक्ष में ही बैठे रहते हैं। तो इसमें साइड वाले डायग्राम में भी देख लीजिए, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए ये जो ऑरेंज कलर की लाइन पड़ रही है ये है एक्स एक्सिस, इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन जो है ये है जेड एक्स और ये ग्रीन कलर की लाइन जो है ये है वाई एक्स। ये तीनों अक्ष एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। तो देखिए ये एक 3D डायग्राम है, इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच 90 डिग्री का एंगल है जो स्क्वायर शेप में लगभग दिखाई दे रहा है, और ऊपर जो है वो जेड अक्ष है, ये भी 90 डिग्री एंगल पर है। तो एक्स वाई और जेड एक्सिस आपको दिखाई दे रहे हैं, किसी भी दो एक्सिस को ले लो, या 90 डिग्री एंगल पर है। तो इसमें हमने रोटेट करते हुए दिखाया है एक्स वाई जेड एक्सिस को। किसी को भी आप घुमा लीजिए, हर एक एक्सिस जो है एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे है। देखिए ऊपर से भी देखिए, अब हमने जेड एक्सिस को हॉरिजेंटल कर दिया, अभी भी देखिए। हम पढ़ेंगे डी के 5 ऑर्बिटल्स, उनकी ज्यामितीय संरचना, शेप ऑफ 3D ऑर्बिटल। सबसे पहला है, तो देखिएगा नेक्स्ट है, अब ईजी हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं T2G समूहों की। T2G सेट, DXY DYZ DZX ये जो कक्षक होते हैं इनको T2G समूह कहते हैं। धातु के T2G कक्षक अभी पहले भी बताया था, ईजी कहाँ पर थे, अक्षों के ऊपर, लेकिन धातु के T2G कक्षक, ये तीन कक्षक DXY DYZ DZX ये अक्षों के बीच में स्थित होते हैं, बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट रहते हैं। तथा लिगेंड कहाँ रहते हैं, लिगेंड तो अपनी जगह पर होंगे अक्षों के ठीक ऊपर। DZX ऑर्बिटल, इसमें जेड और एक्स एक्सिस के बीच आपको दो डंबल दिखाई दे रहे हैं और अक्षों के बीच में है, जेड और एक्स अक्ष के बीच। नेक्स्ट है DXY ऑर्बिटल, इसमें एक्स और वाई ऑर्बिटल के बीच में दो हमें डंबल दिखाई दे रहे हैं ब्लू और येलो कलर के, ये एक्स और वाई के बीच में है। नेक्स्ट है DYZ, ठीक इसी प्रकार YZ में भी वाई और जेड अक्षों के बीच में हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, दो डंबल येलो और ब्लू कलर के। अब ये दोनों की पोजीशन अलग अलग हुई। तो धातु के T2G कक्षक व लिगेंड के कक्षक एक दूसरे से काफी दूर हैं, क्योंकि धातु के कक्षक ये वाले कहाँ हैं, अक्षों के बीच में, और लिगेंड कहाँ है, अक्षों के ठीक ऊपर। तो ये बीच में है, ये वाले T2G, और लिगेंड कहाँ पर है, अक्षों के ठीक ऊपर। तो इन दोनों के बीच काफी दूरी है। तो दूरी होने के कारण क्या होता है, धातु के कक्षक और लिगेंड एक दूसरे से काफी दूर हैं, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। तो प्रतिकर्षण कम होने के कारण T2G कक्षकों की ऊर्जा भी क्या हो जाती है, कम। इसको एक फनी वे में बताऊंगी ट्रिक के साथ। इस एग्जाम्पल में देखिए, ये एक रास्ता है, यहाँ से लिगेंड चल रहा है, और ये एक रास्ता है, और यहाँ से कौन चल रहा है, धातु के T2G कक्षक। तो धातु के T2G कक्षक इस रास्ते से जा रहे हैं और लिगेंड के कक्षक इस रास्ते से जा रहे हैं। तो दोनों क्या आमने सामने हैं, नहीं, पहले वाले में थे आमने सामने क्योंकि एक ही रास्ते से जा रही थी, लेकिन इस समय इसका रास्ता अलग है, इसका रास्ता अलग। तो ये दोनों आमने सामने नहीं है। लिगेंड कहाँ स्थित है, अक्षों के ठीक ऊपर, और T2G कक्षक कहाँ है, अक्षों के बीच में। तो काफी दूरी है, तो दूरी अधिक होने से प्रतिकर्षण कम होगा, झगड़ा कम होगा। तो क्या होगा, जब ये दोनों एक दूसरे से देखो आमने सामने से जाएंगे तो झगड़ा होगा, एक दूसरे को मारेंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी। लेकिन इस समय ये चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है, दोनों बोर हो रहे हैं, तो झगड़ा होगा नहीं। झगड़ा होगा नहीं तो क्या होगा, झगड़ा नहीं हो रहा है तो प्रतिकर्षण कम होगा, तो इनकी ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, ढीली। जबकि इनकी अगर बात करें, ये आमने सामने थे तो इनके बीच झगड़ा बढ़ रहा है, और झगड़ा होने से ऊर्जा में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। इसलिए इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, लेकिन इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है T2G की। इस एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। देखिए DXY DYZ DZX ये T2G कक्षक है। अब देखिए इनके स्ट्रक्चर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने DXY कक्षक ड्रॉ किया है। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। लिगेंड एक्सिस पे ही प्रेजेंट है, एक्स वाई और जेड पे प्रेजेंट है, वो बिल्कुल अक्ष के ऊपर है। लेकिन इस समय जो धातु के DXY कक्षक है, ये अक्षों के बीच में है, अक्षों के बीच में स्थित है। तो लिगेंड यहाँ से आया और धातु के कक्षक यहाँ है, एक यहाँ बैठा है और एक इधर से आ रहे हैं, तो काफी दूरी है। तो काफी दूरी होने की वजह से इनका प्रतिकर्षण कम होगा। वैसे यहाँ देखिए DYZ ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। लिगेंड अभी भी अक्षों पर स्थित है, लेकिन धातु के जो ये कक्षक हैं ये अक्षों के बीच में है। देखिए
अक्षों के बीच में, ये दिख रहे हैं, ये ग्रीन वाली लाइन जो है अक्ष वाली लाइन है, उससे नहीं टकरा रही है। वैसे इसकी बात करें, तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, डी जेड एक्स, इसमें जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में लिगेंड प्रेजेंट है। ठीक है, ये ग्रीन वाली लाइन जो है वो एक्सिस की लाइन है, अक्ष की लाइन है, अक्षों से नहीं टकरा रहे, लिगेंड से नहीं टकरा रहे। ठीक है, तो डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स कक्षक जो है धातु के, ये होते हैं अक्षों के बीच में, लेकिन लिगेंड कहाँ पर है, अक्षों के ठीक ऊपर। तो अब क्या होगा है, इस समरी को देखिएगा। तो देखिए, एम धातु के कक्षक मेटल ऑर्बिटल है, कौन से, T2G, DXY DYZ DZX, इसे T2G कहते हैं। ये ऑर्बिटल कहाँ होते हैं, अक्षों के बीच में, और अक्षों के बीच में स्थित है। ऐसे ही एल जो लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है अष्टफलकीय में, वो कहाँ रहते हैं, अक्षों के ठीक ऊपर। धातु के T2G कक्षक अक्षों के बीच में है, और ये कहाँ है, लिगेंड कहाँ है, अक्षों के ठीक ऊपर। तो एक दूसरे के बीच काफी दूरी है। तो धातु M व लिगेंड L के कक्षकों के बीच अधिक दूरी है, और दूरी अधिक है, एक दूसरे से दूरी है, तो इनके बीच झगड़ा होने का सवाल ही नहीं है। दो बच्चे हैं, वो एक दूसरे से काफी दूर है, तो क्या हो जाएगा, उनके बीच झगड़ा नहीं होगा, मतलब प्रतिकर्षण बहुत कम होगा, ना के बराबर, बहुत कम। तो जब प्रतिकर्षण कम होगा तो क्या होगा, धातु के T2G कक्षकों की जब प्रतिकर्षण ही नहीं हो रहा है लिगेंड से, लिगेंड काफी दूर है इन T2G कक्षकों से, तो क्या होगा, T2G कक्षकों की ऊर्जा क्या हो जाएगी, में कमी हो जाएगी, मतलब ऊर्जा इनकी कम हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच झगड़ा नहीं हो रहा। झगड़े से एनर्जी बढ़ती है, लेकिन अभी झगड़ा नहीं हो रहा क्योंकि दोनों काफी दूर है, तो T2G कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाएगी। देखिए, इसको स्ट्रक्चर वाइज विघटन को अष्टफलकीय क्षेत्रों का अष्टफलकीय क्षेत्र वाले संकुलों का विघटन कैसे होता है। जब कोई भी धातु मुक्त अवस्था में होता है, जैसे कि क्या है, क्रोमियम 2 पॉजिटिव, वेनेडियम 3 पॉजिटिव, या Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, कोई भी आयन के रूप में है अकेला, खाली Fe3 पॉजिटिव है, मतलब वो अकेला है मुक्त आयन के रूप में, तो धातु के 5 के 5 डी कक्षक, DXY DYZ DZX DX2 Y2 और DZ2, 5 के 5 कक्षकों की ऊर्जा बराबर होती है। तो जब कक्षकों की ऊर्जा बराबर होती है तो ऐसे कक्षकों को कहते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल, और हिंदी में कहते हैं इन्हें अभ्रष्ट या अभ्रंश कक्षक, क्योंकि इन सभी की ऊर्जा बराबर है। लेकिन ये कब, जब धातु आयन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, किसी के साथ जुड़े नहीं रहते। अब क्या हुआ, ये आया है गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों की ऊर्जा। अब लिगेंड थोड़ा सा अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, अब इसके साथ लिगेंड जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी जुड़े नहीं है, तो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो डी कक्षक होते हैं, इनकी ऊर्जा, सभी डी कक्षक की ऊर्जा थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो लिखा हुआ है गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों की ऊर्जा, 5 के 5 डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ गई है, थोड़ी सी पहले की तुलना में, जब वो अकेला था उसकी तुलना में थोड़ा सा बढ़ गई है। ये शो कर रहे हैं कि इस धातु के संपर्क में कोई आने वाला है, तो इनकी ऊर्जा थोड़ा सा अप हो गई। अब क्या करना है, अब क्या होगा, जब लिगेंड इससे अप्रोच कर लेगा, लिगेंड जुड़ चुका होगा, तो उस केस में वे धातु के इन 5 में से वो कक्षक जो लिगेंड के सामने पड़ेंगे, लिगेंड कहां पर है, अक्ष में स्थित है, अक्ष के ठीक ऊपर, और धातु के वो कक्षक जो ठीक उसके सामने आएंगे, कौन से, DX2 Y2 और DZ2, जिन्हें EG कहते हैं। तो EG भी पाए जाते हैं अक्षों के बीच में, और लिगेंड भी कहा है अक्षों के, सॉरी, लिगेंड धातु के EG कक्षक जो होते हैं वो भी कहाँ पाए जाते हैं, अक्षों के ठीक ऊपर, और लिगेंड भी कहाँ होते हैं, अक्षों के ठीक ऊपर। तो दोनों आमने सामने होगी, तो इसके कारण EG की ऊर्जा बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी, तो ऊर्जा बढ़ जाती है 0.6 डेल्टा ऑक्टा, इतनी ऊर्जा बढ़ गई। ठीक इसी प्रकार अब लिगेंड है अक्षों में, अक्षों के ठीक ऊपर, और धातु के जो DXY DYZ DZX मतलब T2G कक्षक है, वो कहाँ है, अक्षों के बीच में। तो ये अक्षों के बीच में है, और लिगेंड का है अक्षों के ठीक ऊपर, तो एक दूसरे के बीच काफी दूरी है, तो प्रतिकर्षण कम होगा, बहुत कम होगा, तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, इनकी घट जाएगी। तो ये T2G की ऊर्जा घट जाती है, और कितनी घट जाती है, 0.4 डेल्टा ऑक्टा। तो अब कहा जाता है कि इन दोनों के बीच, EG और T2G के बीच जो ऊर्जा अंतर है, मतलब T2G इतना नीचे चला गया, EG इतने ऊपर चला गया, तो इनके बीच ऊर्जा में अंतर इतना, गैपिंग कितनी है, तो वो होती है क्या, 1 डेल्टा ऑक्टा। तो इन दोनों के बीच जो ऊर्जा अंतर होता है, T2G और EG के बीच ऊर्जा अंतर, उसको कहते हैं डेल्टा ऑक्टा। ये मैंने नीचे लिखा है, अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में धातु के डी कक्षकों का विपाटन या विपटन। जैसे लिगेंड 6 के 6 लिगेंड जुड़ जाते हैं, अष्टफल की मतलब डिजाइन बनती है, अष्टफल की ज्यामिति बनती है, तो डी कक्षक 2 सेटों में टूट जाते हैं, EG और T2G में। EG की ऊर्जा 0.6 डेल्टा ऑक्टा बढ़ जाएगी, और T2G की 0.4 डेल्टा ऑक्टा घट जाएगी। इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतर होगा वो कितना होगा, डेल्टा ऑक्टा। तो अगर इसे जोड़ें 0.6 और ये कितना है 0.4, तो टोटल कितना हो गया, 1 डेल्टा ऑक्टा। तो देखिए, 5 डी कक्षकों की ऊर्जा DXY DYZ DZX DX2 Y2 और DZ2 एक समान होती है। उसी स्ट्रक्चर का डिफाइन कर रहे हैं। जब लिगेंड के कक्षक धातु के कक्षकों के निकट आते हैं तो धातु के कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है, और बढ़ने से क्या हो जाता है,
थोड़ा सा सभी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है, इन्हें कहते हैं अभ्रंश कक्षक, डिजेनरेट ऑर्बिटल। जब लिगेंड धातु के कक्षकों के अत्यंत निकट आ जाते हैं तो धातु के कक्षकों से ईजी कक्षकों की T2G कक्षकों की ऊर्जा 0.4 डेल्टा ऑक्टा घट जाती है, जबकि ईजी कक्षकों की ऊर्जा 0.6 डेल्टा ऑक्टा बढ़ जाती है। T2G कक्ष व ईजी कक्षकों के बीच का जो ऊर्जा अंतर होता है उसे कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विघटन ऊर्जा, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या फिर कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं। इसे डेल्टा ऑक्टा से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए इसे डिफाइन करते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विघटन ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड विघटन ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं? ईजी कक्षकों की ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई प्लस T2G कक्षकों की ऊर्जा में कितनी कमी हुई। यहां देखिए ये है ना क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE, इससे निकालते हैं। ईजी की एनर्जी कितनी बढ़ गई और T2G की एनर्जी कितनी घट गई, तो इन दोनों का योग इनटू डेल्टा ऑक्टा। तो ईजी कक्षकों की ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई थी? 0.6 डेल्टा ऑक्टा लिख दिया। ये ईजी कक्षकों की उसमें वृद्धि हुई है तो हमने ईजी लिख दिया। प्लस T2G कक्षकों की ऊर्जा में कितनी कमी हुई, कितनी हुई? 0.4 डेल्टा ऑक्टा। और कमी को किस में हुई थी? T2G में, तो 0.4 लिख दिया T2G में कमी हुई है। और क्योंकि कमी हुई है तो कमी को माइनस से दिखाते हैं, जैसे वृद्धि को प्लस से दिखाते हैं वैसे कमी को माइनस से दिखाते हैं। तो इन दोनों का योग कर लेंगे इनटू डेल्टा ऑक्टा। डेल्टा ऑक्टा यहाँ भी लिखते हैं, यहाँ भी लिखते हैं। अब ब्रैकेट भी खोल लेंगे, डेल्टा ऑक्टा का गुणा कर दीजिए, 0.6 ईजी हो गया माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 0.4 T2G, और बाहर लिख दिया डेल्टा ऑक्टा। अब चाहे तो डेल्टा ऑक्टा का दोनों में गुणा कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही भी ठीक है। एक फॉर्मूला ये बन गया इसका, जब भी CFSE निकालना होगा, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो CFSE जो है, एक फॉर्मूला ये है, एक ये फॉर्मूला भी रहता है 0.6 EG माइनस 0.4 T2G इंटू डेल्टा ऑक्टा प्लस MP। ये MP वाला भी कभी कभी होता है, ज्यादातर हम इसको यूज करते हैं। तो ये MP क्या चीज है देखिए, EG तो है, EG क्यों लिखा है? EG का मतलब है EG कक्षकों में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इस कक्षक में जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे उनकी संख्या 0.6 से मल्टीप्लाई करके लिखी जाएगी। वैसे ही T2G में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इन ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको आप यहां लिख देंगे 0.4 इंटू T2G की जगह वो संख्या जितने भी इलेक्ट्रॉन है इंटू डेल्टा ऑक्टा, ऐसे ही रहेगा, प्लस MP। M होती है T2G या EG कक्षकों में युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर इन ऑर्बिटल में इनमें इनमें या इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन जोड़े में है तो जोड़े में है तो 1 आ जाएगा, 2 जोड़े बन रहे हैं तो 2 आ जाएगा, 3 जोड़े बन रहे हैं तो 3 आ जाएगा। तो M का मतलब होता है जोड़ा, T2G या EG में कक्षकों में युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जोड़े कितने बने। प्लस P होता है पेयरिंग एनर्जी, कभी कभी न्यूमेरिकल जब निकालने के लिए आएगा तो ये दिया जाएगा। तो धातु के कक्षक अक्षों के बीच में है और लिगैंड के कक्षक अक्षों पर स्थित है। देखिए